हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक नेशनल पेंशन सिस्टम ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है, बट उसकी चर्चा आज अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका रिटायरमेंट का पैसा कैसे कैसे जमा हो रहा है और उनको अगर इस पैसे को बाहर निकालना है तो उसका क्या तरीका है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर शॉर्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और साथ में अगर कोई एग्जाम देने वाला है इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो कि है पीएफआरडीए या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम अपना खुद का भी रिक्रूटमेंट निकालता है, अगर उसका एग्जाम देने की सोच रहा है तो उसके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की बात को हम बढ़ाएं। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, तो ये बात स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 से पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉयज था उसके अंदर कोई स्कीम वीम नहीं थी, नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं होता था। उन्होंने बोला कि पहले, इससे पहले के जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, अगर वो रिटायर होते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पल्ले से कुछ ना कुछ पैसा उनको महीने के महीने पेंशन के रूप में देती रहती थी। पेंशन ले लो, आपने कुछ परसेंटेज सैलरी का उनको देती रहती थी। बट 1 जनवरी 2004 को गवर्नमेंट ने बोला कि हम उस प्लान को काट रहे हैं कि गवर्नमेंट आपका सारा का सारा पेंशन का फंड दे रही है आपके रिटायरमेंट के बाद, हम उस स्कीम को काट रहे हैं और नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। उन्होंने बोला अब दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देखेगी, आपको भी कंट्रीब्यूशन करना है और हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है। तो 1 जनवरी 2004 के बाद, 1 जन 2004 के बाद जिसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय, उसके केस में एनपीएस में पैसा जाना लग गया है। अच्छा, हमने एग्जांपल है, मतलब एक ऐसी बात है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उसको इस स्कीम से बाहर रखा गया कि आप कंट्रीब्यूट मत करो, आप क्या कहते हैं हमारे देश की सरहद पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हो, तो आप इस कंट्रीब्यूशन स्कीम में नहीं, जो पहले चलता आ रहा है ना, आपको हम कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट देती रहेगी, गवर्नमेंट ध्यान रखेगी आर्म फोर्सेस का। उन्होंने बोला आपको हम एनपीएस से हटा रहे हैं, आपको हम पहले वाली स्कीम से ही चलाएंगे, कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी का आपको जिंदगी में रिटायरमेंट में देते रहेंगे। ठीक है जी, हमें समझ में आता है कि हाँ भाई आर्म फोर्सेस को रखना चाहिए। हमने कहा ओके। उसके अलावा सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एनपीएस में लेकर आए। अब आगे बात बताओ सर, कितने कंट्रीब्यूशन करना में क्या चक्कर है इसके अंदर। इसके अंदर बोला गया पहले कि मंथली कंट्रीब्यूशन अमाउंट वुड बी 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। जो आपकी सैलरी और डीए है उसका 10% काट लिया जाएगा और वो नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितना पैसा आपका कटा उतना इक्वल गवर्नमेंट भी जमा कराएगी आपके नाम पे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मंथली कंट्रीब्यूशन अमाउंट वुड बी 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। जो आपकी सैलरी एंड डीए उसमें से 10% काट लिया जाएगा टू बी पेड बाय एम्प्लॉय। और साथ में बोला गया एंड मैच्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने पल्ले से 10% जमा कराएगी। बात समझ में आती है। आगे जाके इस बात को चेंज किया गया, ये 10% वाली बात को काट दिया गया सिर्फ गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। उन्होंने बोला कि आप एम्प्लॉय आप अभी भी 10% ही दो, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देना चाहती है, किसी कोई मना करेगा। एम्प्लॉयज ऐसे तालियां बजा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वेरी वेरी गुड। तो उन्होंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम 14% देंगे, आप अभी भी 10% दे दो। तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ी ना। द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस टू बी पेड बाय एम्प्लॉय, आप वैसे के वैसे ही हो, एंड 14% ऑफ द बेसिक पे प्लस दिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम ज्यादा देंगे, एम्प्लॉयज कह रहे हैं वेरी गुड, अच्छी बात है, दो आप। आगे बात है। ठीक है, जब आपको समझ में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन की बात जहां पे खत्म होती है, इतना इतना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप कह रहे हो अब पैसा हमें वापस चाहिए, पैसा हमें वापस चाहिए हमारे रिटायरमेंट के लिए। अब यहां से बात डिवाइड हो जाती है। अगर आप रिटायर होके पैसा निकाल रहे हो तो उसके प्रोविजन अलग है, या अगर आप रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट की एज से पहले पैसा बाहर निकाल रहे हो तो उसकी बात अलग है। तो विड्रॉल की बात को डिवाइड करा गया दो बात के अंदर, आफ्टर एज ऑफ 60। अच्छा, कुछ कुछ क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 60 से पहले भी रिटायरमेंट कभी कभी हो जाती है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, उसको हम ट्रीट कर लेंगे आफ्टर एज ऑफ 60 है। बात समझ में आती है। ठीक है, आफ्टर एज ऑफ 60 की बात हुई और बिफोर एज ऑफ 60 की बात हुई कि आप रिटायरमेंट की एज से पहले पैसा बाहर निकालना चाहते हो, उस केस में क्या होगा। आफ्टर एज ऑफ 60 में बोला
कि जो आपका रिटायरमेंट का पूरा फंड जमा हुआ, इकट्ठा हो गया पूरा रिटायरमेंट का पैसा, 10% आप दे रहे हो, 14% गवर्नमेंट दे रही है, ऐसे करते 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 पूरी साल बड़ा सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, इसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट कहती है आपको सेव करना है और बाकी हम आपको निकालने देंगे। जो पैसा आपको सेव करना है, जो खर्चा नहीं करना, उसको आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जो आपको मंथली कुछ पैसा देते रहे, जैसे आपका रिटायरमेंट का पेंशन आ रहा है। आपको बात समझ में आती है? तो यहाँ पे लिखा गया मिनिमम 40% आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, जितना भी आपने एक्यूमुलेट किया कंट्रीब्यूट कर करके, शैल बी मैंडेटरीली यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ एन्युटी फॉर लाइफ। आपको एक एन्युटी खरीदने, एन्युटी क्या, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बता दे कि कहां कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, वो सारा 40% वाला अमाउंट आपको उनको देकर आना है मिनिमम, कि इतना पैसा आप ले लो, हमारा इकट्ठा हो रखा है, फॉर एग्जाम्पल 40 लाख, ये 40 लाख आप ले लो और इसके रिस्पेक्ट पे मंथली आप मेरे को कुछ ना कुछ पैसे देते रहना। बात समझ में आती है? हाँ जी, हमें समझ में आते हैं। 60% सीधा हमारे अकाउंट के अंदर आ गया, हम जो मर्जी करें, और मिनिमम 40% तो हमें एक एन्युटी परचेज करनी है, जो मंथली हमें कुछ ना कुछ पैसा देती रहेगी। एन्युटी मतलब एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपको सारा पैसा उनको देना है, वो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसके हिसाब से आपको मंथली कुछ ना कुछ देते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आई कि आपका जो पेंशन फंड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो 5 लाख तक अगर है ना, 5 लाख तक अगर है, 5 लाख तक अगर है, तो आप निकाल लो अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अगर लेस देन है 5 लाख से। ये अमेंडमेंट हुई है, मैंने इसको रेड में लिखा हुआ है, ये बढ़ गया, पहले 2 लाख था, बढ़ गया। फुल अमाउंट कैन बी विड्रॉन, आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लो। ये 40% वाली बात को फिर काट दिया गया, आपके पास 5 लाख रुपए, आप निकाल लो, क्या ही कर लोगे इसके अंदर, क्या एन्युटी लेके क्या इन्वेस्टमेंट करनी, 5 लाख क्या पूरा का पूरा ले लो। बात समझ में आती है? ठीक है जी, हमें समझ में आती है, इजी बात। अगर हमें पहले निकालना है, जो कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछ रहे हैं कि क्या पता हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, क्या पता हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमें बिफोर एज ऑफ 60 पैसा निकालना है, तो हम क्या सारा पैसा, कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या सारा पैसा निकाल सकते हैं? इस केस में लॉजिक के हिसाब से बोला गया, अगर आप बिफोर एज ऑफ 60 पैसा निकाल रहे हो, तो आपको एनुटी जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्यूमुलेशन, जो पेंशन वेल्थ एक्यूमुलेट हुई होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। लॉजिक समझ में आता है? और गवर्नमेंट चाहती है कि आपको आगे रेकरिंग इनकम होती रहे, तो इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपको एनुटी लेनी है, वो ज्यादा अमाउंट की लेनी पड़ेगी। हम चाहते हैं आपको मंथली कुछ पैसा मिलता रहे, तो आप इस केस में 80% डबल कर दी गई फिगर। अगर बिफोर एज ऑफ 60 आप निकाल रहे हो पैसा एनपीएस से, तो आपको 80% अमाउंट की एनुटी लेनी पड़ेगी, एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रखा है, तो आपको 80 लाख रुपीज की एनुटी लेनी पड़ेगी, 20 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो इस केस में बोला गया कि 80% की अमाउंट की आपको एनुटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में ये वाली जो फिगर 5 लाख की थी, उसको कम कर दिया गया। बिफोर एज ऑफ 60 है ना, तो अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख रुपीज तक अगर आपकी वेल्थ है, तो आप निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। अच्छा देखो, बिफोर एज ऑफ 60 आप वॉलंटरी पैसा निकाल रहे हो कि यार मैं बिजनेस करूंगा, कुछ करूंगा, तो उन्होंने बोला 80% तो आपको एनुटी लेनी है, चाहे जो भी केस हो, आपको पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए सिक्योर करना ही करना है, तो 80% तो आप पैसा डालो ही डालो, क्या कहते हैं, एनुटी के अंदर। उसके अलावा अगर आपकी जो एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है, वो 2.5 लाख तक है, तो आप निकाल लो पैसा। आफ्टर एज ऑफ 60 में 5 लाख थी, और बिफोर एज ऑफ 60 के अंदर इस अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया गया कि 2.5 लाख तक आप सारा का सारा पैसा निकाल लो, अगर आप वॉलेंटियरली खुद पैसे को विड्रॉ कर रहे हो। इन केस भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए 60 की एज से पहले, तो अगर उसके एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 5 लाख तक है, तो उसकी स्पाउस वो पैसे को लेके जा सकते हैं। बात समझ में आती है? एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 5 लाख तक है डेथ के केस के अंदर, तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस समय आपको एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक सारी की सारी बातें लॉजिकल चल रही है, हमें बात समझ में आ रही है। बात को और आगे बढ़ाया जाए, ये एनुटी के बारे में थोड़ा बताओ। एनुटी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एनुटी फॉर लाइफ। इसका मतलब है आपकी ऐसा नहीं एनुटी 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे भी मिलते हैं, उन्होंने बोला नहीं, वो बोले एनुटी नहीं, पूरे लाइफ तक की आपको एनुटी लेनी है, लाइफ तक की। आपकी एंड मतलब पता नहीं ना, उन्होंने बोला कि लाइफ का एनुटी है, बस मैं पहले पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा, जब तक मेरी लाइफ एंड नहीं हो जाती तब तक ये पूरी एनुटी है। ठीक है,
एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ द सब्सक्राइबर हिज और हर स्पाउस, मतलब स्पाउस का भी ध्यान रखा गया है, उसके स्पाउस, अगर ये एन्युटी, अच्छा अगर स्पाउस का केस कैसे आएगा ये बताओ। देखो जी, बिफोर एज ऑफ 60 आप विड्रॉ करने चले गए, आपकी डेथ हो गई, और आप मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में जो भी एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है 5 लाख से ऊपर है, तो 80% के केस में आपको एन्युटी लेना है, तो उस केस में तो आपकी स्पाउस को एन्युटी लेनी पड़ेगी। आपकी स्पाउस भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती, उसको अपनी लाइफ की एन्युटी लेनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? हर केस के अंदर सेल्फ एंड स्पाउस चल रहा है, सेल्फ एंड स्पाउस, ठीक है। आपके साथ आपके पति का या आपकी पत्नी का भी ध्यान रखा गया। Annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse। ठीक है, जब मैं समझ में आता है, वेरी गुड गवर्नमेंट, विद प्रोविजंस ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एन्युटी। इसका मतलब क्या है? विद प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज, आपने जितने की एन्युटी परचेज करी, मतलब हमारा 1 करोड़ का बिल था, हमने 80 लाख रुपीस की एन्युटी परचेज कर ली ना। अब वो 80 लाख की जो एन्युटी परचेज करी, वो 80 लाख हमें वापस मिलेंगे, किसी ना किसी को तो मिलेंगे ना। यह लिखा है विद प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जितने का हमने परचेज किया वो मिलेगा हमें वापस। किसको मिलेगा वापस? पढ़ते हैं जी। अपॉन डिमाइस ऑफ सब्सक्राइबर, उस केस में बोला जो आपका सेल्फ और स्पाउस जिसका भी था, उन वो दोनों की चले गए जी, हो गया काम। एन्युटी बी री इशूड टू फैमिली मेंबर्स इन ऑर्डर स्पेसिफाइड हेयर अंडर, जब वो दोनों सेल्फ और स्पाउस भी चले गए, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये पैसा किसको देना है। उस केस में बोला गया अगर उनके माता पिता, जो सेल्फ और स्पाउस है उनके अगर माता पिता है, उनके माता पिता है, तो उस केस में माता पिता को वो वाला पैसा मिलना चाहिए। कितना यार थॉटफुल बात बोली इन्होंने। एन्युटी बी री इश्यू टू द फैमिली मेंबर्स इन ऑर्डर स्पेसिफाइड हेयर अंडर एट द प्रीमियम रेट प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी यूटिलाइजिंग द परचेज प्राइस required to be returned under the annuity contract। पहले लिविंग डिपेंडेंट मदर ऑफ डिसीज सब्सक्राइबर बेटे, लिविंग डिपेंडेंट मदर, जो भी सब्सक्राइबर था एनपीएस का जिसके पैसे कट रहे थे, उसकी मदर, लिविंग डिपेंडेंट होनी चाहिए, लिविंग डिपेंडेंट मदर, उसके बाद लिविंग डिपेंडेंट फादर, ठीक है, पहले मदर फिर बाद में फादर। उन्होंने बोला हम ये एन्युटी उनको इशू कर देंगे, और इसके अंदर एक टेक्निकल बात आई कि ये वापस री इशू होगी उसी रेट पे जितने पे ओरिजिनल एन्युटी ली गई थी। मतलब जब सब्सक्राइबर ने एन्युटी परचेज करी, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा था, बाई एग्जांपल लेते हैं। और बाद में ये री इशू हुई गई, दोनों की डेथ के बाद, सेल्फ और स्पाउस की डेथ के बाद ये री इशू हुई लिविंग डिपेंडेंट मदर को, तो वो कह रहे कि जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था ना, हम उसी पे इशू करेंगे। आगे जाके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया 5%, 4%, 2%, तो पैसा कम मिलने के चांसेस है ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन ने इंश्योर किया कि आपको वही पहले वाले रेट पे, जो 10% के अराउंड पहले चल रहा था इंटरेस्ट, हम उसी पे री इशू कर देंगे। बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। अब जब ये लिविंग डिपेंडेंट मदर और फादर भी चले गए, अभी भी पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसे का क्या हुआ? ये तो हमें इंटरेस्ट ही मिला था ना, ये पैसा कहाँ गया एंड में? आफ्टर द कवरेज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर स्पेसिफाइड अबव, सेल्फ, स्पाउस, लिविंग डिपेंडेंट मदर, लिविंग डिपेंडेंट फादर, ये सबको कवर कर लिया गया। अब तो बच्चे ही बच्चे। आफ्टर द कवरेज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर स्पेसिफाइड अबव, द परचेज प्राइस, जितने की परचेज करी थी 80 लाख रुपीस की, शैल बी रिटर्न टू द सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ द सब्सक्राइबर, उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। एंड इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन द लीगल हेयर ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर कोई बच्चे नहीं है तो जो भी लीगल हेयर है उनका, उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। बात समझ में आती है? यही था गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज का पूरा एनपीएस का स्ट्रक्चर, ऐसे चलता है। आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर पे कमेंट कर दो। आपको अगर पीएफ आरडीए पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स लेने तो आप मेरी ऐप सीए रमन लूथरा क्लासेस पे जाके ले सकते हैं। एनपीएस के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, सेबी के भी लेक्चर सारे मिल जाएंगे। आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर दो, या मेरी ऐप पे आके आप मुझे कोई भी मैसेज डाल दो, ठीक है। हाँ, उसके डिटेल्स आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। बाय बाय।